हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फ्रूड साइकोएनालिटिक थ्योरी। फ्रेंड्स, ये थ्योरी मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ और मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि मैम प्लीज़ पर्सनालिटी बेस्ड थ्योरीज पढ़ाई जाए। तो फ्रूड साइकोएनालिटिक थ्योरी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो पर्सनालिटी के ऊपर काम किया था। तो मेरी अब आगे आने वाली सारी वीडियोस पर्सनालिटी से रिलेटेड रहेंगी। और अगर आप पर्सनालिटी से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी वो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पसंद आते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और वीडियोस आपके लिए मैं देती रहूं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले चलिए पढ़ते हैं क्या है फ्रूड साइकोएनालिटिक थ्योरी। फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रूड ये एक बहुत फेमस नाम है साइकोलॉजिस्ट में, जिनको कि हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी मानते हैं। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, पर्सनालिटी के क्षेत्र में काम किया। जैसे कि मैं देख रहे हैं कि 1856 में एंटिल 1939 में इन्होंने साइकोएनालिसिस के ऊपर ही काम किया, पर्सनालिटी के ऊपर भी काम किया और इनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी माना जाता है। साइकोएनालिसिस क्या है? ये एक थेरेपी है, काइंड ऑफ थेरेपी है फॉर ट्रीटिंग द मेंटल इलनेसेस। तो फ्रूड का क्या मानना था? फ्रूड का ये मानना था कि जो भी इवेंट, जो भी घटनाएं हमारे चाइल्डहुड में होती हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है एंड वो सारा जो व्यक्तित्व हमारा बनता है बड़े होके, वो हमारे बचपन से प्रभावित होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, जो एंजाइटी होती है कुछ लोगों को, वो जो है उनका मानना था कि जो ट्रॉमा, जो एक्सीडेंट, जो वेदना वो बचपन में सहते हैं, जो एक्सपीरियंसेस कोई बचपन में होते छुपे रह जाते हैं, बेशक हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते मगर वो अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो वो न्यूरोसिस का रूप ले लेते हैं। सो बेसिकली सिगमंड फ्रूड का कहना था कि हमारी जो चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स है, चाइल्डहुड का जो है वो बहुत प्रभाव करता है हमारी पर्सनालिटी को ढालने में, हमारा ढांचा बनाता है। एंड वो उन्हें कैसे पता चला? बहुत एक प्रसिद्ध केस है, द केस ऑफ एना ओ उसका रियल नेम था, बर्था पेपनिम। एंड उन्होंने जो है उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जिससे कि वो इस पर्सनालिटी का पहुंच पाए। एक्चुअली क्या था कि जो एना होते उनको था हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि होती साइकोलॉजिकल है मगर उसमें फिजिकल सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, कन्वर्जन हो गया, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ स्पीच विदाउट एनी अपरेंट फिजिकल कॉज। मतलब फिजिकल कुछ सब कुछ ठीक है, सारे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक है, सारी मेडिसिन ठीक है, सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया सब ठीक है, मगर कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से ये पैरालिसिस, कन्वल्जन मतलब दौरे आना, बिल्कुल लॉस ऑफ स्पीच हो जाना, बिल्कुल बोल ही ना पाना। जैसे कि कभी कभी हम एकदम से कुछ भौचक्के रह जाते हैं, जैसे आपके सामने अचानक से आपके घर में शेर आ जाए तो कुछ लोगों की तो चीख ही नहीं निकल पाती है, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्पीच। एंड उनको ये केस ऑफ एना ओ का कैसे मिला? एक्चुअली जो फ्रूड के टीचर थे जोसेफ ब्रूअर, वो इस पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। एंड कैसे कैसे ट्रीट किया? बाय रिकॉलिंग द फॉरगॉटन मेमोरीज ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। उन्होंने क्या किया? बचपन में जो उनके साथ हुआ, जो भी ट्रॉमा उनके साथ हुआ, उसको उन्होंने रिकॉल करवाया, मतलब अपनी थेरेपी से उनको वापस रिकॉल कराया और उनको ट्रीट करने में हेल्प हुआ। उनको ऐसी ऐसी दिक्कतें भी थी कि उनको पानी पीने में बहुत झिझकाहट होती थी क्योंकि उन्होंने बचपन में एक डॉगी को अपने बाउल में से पानी पीते हुए देख लिया था। तो ये जो है, बेशक आपका कॉन्शियस माइंड भूल गया मगर आपके अंदर ये छुपी रह गई। तो ये सारी चीज़ें फ्रूड को अपने टीचर जोसेफ ब्रूअर से सीखने को मिली फ्रॉम द केस ऑफ एना ओ। फ्रेंड्स, मैंने ये केस इसलिए समझाया ताकि आप इसको एसोसिएट कर पाएंगे और बेटर तरीके से याद कर पाएंगे। तो इस केस के डिस्कशन से फ्रूड पहुंचे इन फॉर्मिंग द थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको कि बहुत फेमसली नोन किया जाता है एज फ्रूड साइकोएनालिटिक थ्योरी। अब उनके इस थ्योरी में, इस थ्योरी को हम मेन 3 हेडिंग से पढ़ सकते हैं। 1 इज द स्ट्रक्चर ऑफ
पर्सनैलिटी, उन्होंने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बताया। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आज फर्स्ट सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताऊंगी, अन्यथा ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है एंड स्टूडेंट्स जो है अपना मोटिवेशन खो देते हैं पढ़ते वक्त। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताऊंगी, बिना स्किप किए मेरे साथ रहिए एंड अब पढ़ते हैं हम अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ फ्रूड ने क्या किया, फ्रूड गेव 2 मॉडल्स, जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने 2 मॉडल्स दिए स्ट्रक्चर बताने के लिए। एक दिया उन्होंने टोपोग्राफिक मॉडल और दूसरा दिया डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। तो हम आज दोनों मॉडल्स पढ़ेंगे कि टोपोग्राफिकल मॉडल क्या था उनका और डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल क्या था। नाउ फर्स्ट ही गेव द टोपोग्राफिकल, मतलब हमारे जो पर्सनालिटी की है उसकी टोपोग्राफी बताए। टोपोग्राफी जैसे कि अब ज्योग्राफिकली मैप बता दो, वैसे फ्रूड ने इन 1900 एंड 1905 ही डेवलप्ड अ टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड। उन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हमारे माइंड के कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिए। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, फीचर्स ऑफ द माइंड स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। उन्होंने क्या लिया, एक आइसबर्ग की एनालॉजिकली एग्जाम्पल लिया एंड उसकी हेल्प से उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ माइंड बताए। उन्होंने बताया कि अगर एक आइसबर्ग मतलब जैसे बर्फ का एक ढांचा रहता है, जैसे टाइटैनिक मूवी में था, वो जो है ओशन में, समुद्र में तैरता है, तो उसका एग्जाम्पल लेके उन्होंने इस टोपोग्राफी का स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने क्या बताया, ऑन द सरफेस इज द कॉन्शियसनेस विच कंसिस्ट ऑफ दोज थॉट्स दैट आर द फोकस ऑफ आवर अटेंशन नाउ एंड इट इज सीन एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उन्होंने बताया कि जो टिप ऑफ द आइस है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, जैसे कि जो अभी आपके साथ हो रहा है आप उससे अवेयर है, आप उससे परिचित है। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं कि क्या कह रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, तो ये है आपकी कॉन्शियसनेस, जो आपकी अवेयरनेस में है, जो आपके अटेंशन में है, जो आपके परिचित है, ठीक है। और वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया विद द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सेकेंडली उन्होंने बताया था प्रीकॉन्शियस। प्रीकॉन्शियस मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑल विच कैन बी रिट्रीव फ्रॉम द माइंड। प्रीकॉन्शियस मीन्स वो चीज़ जो आपकी मेमोरी से रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे, आपको पता है आपकी मम्मी का बर्थडे है ना, अगर आपको फोटो ना भी दिखाएं अपनी मम्मी की, तो आपको अपनी मदर की फोटो आपके माइंड में इम्प्रिंटेड है, तो वो है प्रीकॉन्शियस, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन जो इन्होंने बताया, वो बताया अनकॉन्शियसनेस का। अनकॉन्शियस हेयर लाइज द प्रोसेस दैट आर द रियल कॉज ऑफ द मोस्ट बिहेवियर। फ्रूड का मानना था कि ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी जो हमारा बिहेवियर होता है यहीं से ओरिजिनेट होता है, यही इसका रियल कॉज होता है। एंड इट्स लाइक एन आइसबर्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड। एंड उन्होंने कहा ये आइसबर्ग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जो सबसे नीचे है, जो ओशन में धंसा रहता है, समुद्र में धंसा रहता है, वो होता है आइसबर्ग। एंड उनका मानना था कि ये होता है 90 to 95% ऑफ द हमारा माइंड। तो बेसिकली उनका मानना था द अनकॉन्शियस माइंड कैन बी रिपोजिटरी, ए कॉल्ड्रन ऑफ प्रिमिटिव विशेस एंड इम्पल्सिव केप्ट एट बे एंड मेडिटेटेड विद द प्रीकॉन्शियस एरा। उनका मानना था इसमें वो सारी चीज़ें होती है, हमारे प्रिमिटिव थिंकिंग, वो इम्पल्स जो हम करना चाहते हैं बट जिसको कि हम हमारा प्रीकॉन्शियस कंट्रोल में रखता है। जैसे कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, मगर हम अपने आप को रोकते हैं क्योंकि ये सोशली ठीक नहीं है, हमको कंट्रोल में रखते हैं। तो ये जो सारी अनकॉन्शियस माइंड में रहती है ना। फिर मैंने बताया था, आप देख सकते हैं इस आइसबर्ग में क्लियरली, देखिए इसमें आपने देखा था कॉन्शियस माइंड, द प्रीकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। देखो कॉन्शियस माइंड जो है तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये देखिए ये टिप है जो हमें दिखता है, और इससे नीचे प्रीकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड ये है जो हमें नहीं दिखता है। एंड फ्रूड का मानना था ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी। ये था फ्रेंड्स अबाउट द टोपोग्राफिकल मॉडल। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है, फ्रूड ने 1923 में इसको और इलेबोरेट किया एंड उन्होंने कुछ और एंटिटीज इसमें डेवलप करी और उन्होंने स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल एरियाज है, जैसे कि अगर ये ब्रेन है
तो ये इड है, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है, नहीं। उन्होंने ये जो है हाइपोथेटिकल एरियाज बनाए। हाइपोथेटिकल कंसेप्चुलेशंस मतलब उनकी हाइपोथेसिस थी कि इनके ये मेंटल फंक्शंस हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या एंटिटीज ऐड करी, उन्होंने करी इड, ईगो, सुपर ईगो, और जिसको कि फ्रूइड ने एक साइकिक apparatus का नाम दिया जो सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है। तो द इड, ईगो एंड सुपर ईगो हैज commonly being conceptualized as the three essential parts of the personality। तो उन्होंने बोला हर इंसान की पर्सनालिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो की प्रेजेंस होती है, और वही पर्सनालिटी और व्यक्तित्व का डिसाइड करती है। तो इड क्या है, इड को उन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल बोला। इड मतलब प्लेजर प्रिंसिपल, जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होता है, इसका अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। और प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम सेटिस्फाइंग बेसिक नीड। मतलब ये आपको प्रेरित करता है कि आपकी जो भी बेसिक नीड्स है आप उसको पूरा करें। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी पिए, भूख लगती है तो खाना खाएं, और ये जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहता है। नाउ उन्होंने बताया कि इड कॉम्प्राइजेस टू काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट या ड्राइव्स जिसको कह लो, जिन्होंने अपने वर्ड्स में बताया कि इसको बोलते हैं इरोज और थैनाटोस। इरोज मतलब लाइफ इंस्टिंक्ट और थैनाटोस मतलब डेथ इंस्टिंक्ट, जो मैं भी बताऊंगी आपको। तो उन्होंने बताया कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू सर्वाइव। इट डायरेक्ट्स लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी सच एज रेस्पिरेशन, ईटिंग, सेक्स एक्सेट्रा। इन 1925 द एनर्जी क्रिएटेड बाय द लाइफ मूवमेंट इंस्टिंक्ट इज नोन एज लिबिडो। उन्होंने बताया कि जो इरोज है ये लाइफ इंस्टिंक्ट है, मतलब ये एक इंसान को प्रेरित रखती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करे और वो जीवित रहे, सर्वाइव रहे। इसमें सारी जैसे कि रेस्पिरेशन, ईटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ये है इरोज पार्ट ऑफ द इड। फिर उन्होंने बताया थैनाटोस। थैनाटोस जो कि एक डेथ इंस्टिंक्ट है और एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जिसमें कि वो सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि एग्रेशन, वॉयलेंस, एंड इट इज़ एनर्जी डायरेक्टेड टुवर्ड द अदर्स। मतलब हम दूसरों की तरफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बताया फ्रूइड बिलीव दैट द इरोज इज स्ट्रॉन्गर देन थैनाटोस, thus enabling people to survive rather than self destruction। एंड फ्रूइड का मानना था जो इरोज की एनर्जी है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है देन थैनाटोस, तभी ये लोगों को हेल्पफुल रहती है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द ईगो, जिसको कि फ्रूइड ने बताया रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जैसे इड का मतलब है, जैसे छोटे बच्चों में मैंने बताया था एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है तो वो बिना किसी से पूछे हुए फ्रिज में से निकाल लेते हैं, या फिर आइसक्रीम वाले अंकल के पास बिना पैसे के ही चले जाते हैं कि हमें आइसक्रीम दे दो, या किसी से छीन लेते हैं, है ना। मगर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं 12-13 साल के, जब उनको रियलिटी का पता चल जाता है तो वो कर पाते हैं, नहीं करते हैं। तो यही पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जिसको बोलते हैं हम ईगो, और इसको बोलते हैं रियलिटी प्रिंसिपल। सो ये कब डेवलप शुरू होता है, द ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड ड्यूरिंग द इन्फेंसी, and the ego's goal is to satisfy demands of the id in the safe and social acceptable way। तो इसका काम क्या होता है कि हमें अपनी इड की इच्छाएं तो पूरी करनी है, मगर एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आप अपनी मदर के पास जाएंगे, फादर के पास जाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, तब आइसक्रीम कॉर्नर पे जाएंगे, तब उनसे लेंगे, किसी से छीनेंगे नहीं, किसी से चोरी नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल वे से इड की सारी इच्छाओं को पूरा करना, इसको बोलते हैं ईगो। इसीलिए इसको रियलिटी प्रिंसिपल भी कहा गया है। और ये कहाँ ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स इन बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ये दोनों जगह पे ऑपरेट होता है। सो ईगो इज बेसिकली रैशनल एंड प्रैग्मेटिक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ये हमारा रैशनल और प्रैग्मेटिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, एंड इसको लेस प्रिमिटिव माना गया है देन द इड, एंड इट इज पार्शली कॉन्शियस एंड पार्शली अनकॉन्शियस। मतलब कभी कभी हम ईगो का कॉन्शियसली यूज कर लेते हैं, कभी अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। एंड इट इज व्हाट फ्रूइड कंसिडर्ड टू बी सेल्फ, एंड इट्स जॉब इज टू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द इड एंड सुपर ईगो इन द प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट ऑफ द रियलिटी। तो इसको बैलेंस मेकर बोला गया है,
बैलेंस किसमें? हमारी जीवन में बैलेंस बनाने के लिए, इड और सुपर ईगो में। और सुपर ईगो क्या है, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि सुपर ईगो क्या है। और सुपर ईगो कब डेवलप हो जाता है? सुपर ईगो डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड, जब आपको आपकी मदर बताती है कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। व्हेन द चाइल्ड आइडेंटिफाइज विद सेम सेक्स पेरेंट्स, जैसे कि मदर्स के साथ आइडेंटिफाई करती है गर्ल्स और बॉयज आइडेंटिफाई करते हैं फादर के साथ, तो वो तब उनको राइट और रॉन्ग समझ में आता है। गर्ल्स को समझ में आता है कि हमें हमारा सोसाइटी में कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वो सीखते हैं। बॉयज सीखते हैं उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जब मम्मी रोटी बना रही होती है किचन में, तो गर्ल्स भी उनके साथ रोटी बनाना पसंद करती है। रादर बॉयज क्या है, जब उनके फादर को इलेक्ट्रिकल बोर्ड ठीक कर रहे होते हैं पेचकस के साथ, तो बॉयज वो काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन दे आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट and it is for ensuring the moral standards they are follow. तो सुपर ईगो ऑपरेट्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल। सुपर ईगो को क्या कहते हैं? मोरालिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मीन्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड इट इज विच मोटिवेट्स फॉर सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। तो सुपर ईगो क्या है? बेसिकली it is concerned with social rules and morals similar to what many people call conscious. कुछ लोग उसको consciousness कहते हैं। consciousness मतलब कुछ लोगों कुछ गलत कह देते हैं तो उनको बहुत गिल्ट फील होता है ना। और कुछ लोग गलत करते भी हैं तो उनको गिल्ट फील नहीं होता। जैसे कि क्रिमिनल्स होते हैं, वो कितने सारे क्राइम्स करते हैं तो उनको नहीं होता है ना, क्योंकि उनकी कॉन्शियस अलाउ कर देती है। जबकि जो कॉमन इंसान है उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करते कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मोरल कंपास। सो इट डेवलप्स द चाइल्ड व्हेन देयर कल्चर कंसिडर्स राइट एंड रॉन्ग। मतलब उनके कल्चर में क्या राइट और क्या रॉन्ग बोला जाता है, वो सुपर ईगो का पार्ट होता है, उसमें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्मॉल रिकैप दे देती हूँ। हमने पढ़ा अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड मीन्स प्राइमरी डिजायर्स और बेसिक नेचर, जैसे कि हमारा वाइल्ड चाइल्ड, आप उसको मान लो। ईगो मतलब हम बहुत रीजन, रैशनल, सेल्फ कंट्रोल तरीके से काम करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल और ग्रोन अप सेल्फ जैसे करते हैं। सुपर ईगो इज अ क्वेस्ट फॉर परफेक्शन, मतलब हम परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम वो सीखते हैं उस पार्ट में। एंड योर फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल आइडियल्स भी इसी पार्ट में आते हैं। और कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस पार्ट जो है सिर्फ 1/10 पार्ट है, एंड 90% पार्ट जो हमारा क्या है, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। एंड ये जो सब है हमारे ईगो, सुपर ईगो, इड जो है हमारा प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट में आते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द टुडेज वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।